Hi. Good morning, everyone. We are discussing the spectroscopic techniques by studying the book of Pavia, Lampan and Crease. The name of book is Introduction to Spectroscopy. आज हम कार्बन 13 के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर कार्बन। ओके, हमने इससे पहले चैप्टर डिस्कस किया है, वो प्रोटॉन के बारे में था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम देखेंगे कार्बन 13 के स्पेक्ट्रा के बारे में और इंक्लूडिंग दैट कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रा या कार्बन 13 जो न्यूक्लियाई होता है वो किससे कपल होता है, वो दूसरे न्यूक्लियाई से कपल होता है, उसे कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग। ओके, जैसे कि हमने इससे पहले देखा है प्रोटॉन एनएमआर में क्या देखा है कि प्रोटॉन बाजू के प्रोटॉन से नेबरिंग प्रोटॉन से कपल होता है N+1 रूल से, और उसका सिग्नल जो है स्प्लिट होता है, उसे कहते हैं होमोन्यूक्लियर कपलिंग। हेटेरोन्यूक्लियर की मीनिंग समझ लीजिए कि जब न्यूक्लियस ऑफ कार्बन दूसरे न्यूक्लियस से कपल हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेशली वो प्रोटॉन के न्यूक्लियस से कपल होता है तो उसे कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग, और वो फिर स्प्लिट होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सब पॉइंट्स, टॉपिक्स कार्बन न्यूक्लियस के बारे में, 13 न्यूक्लियस, कार्बन 13 न्यूक्लियस के बारे में बात होंगी ओनली, फिर कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट के बारे में बात होंगी। ओके, देन एक कोरिलेशन चार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि आपको कौन सी वैल्यूज याद करना है, कौन सी वैल्यूज कहाँ पर आती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13। सॉरी, उसके बाद में हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आएगा वो आएगा कि ये टाइप्स ऑफ कार्बन 13 स्पेक्ट्रा, उसमें प्रोटॉन कपल्ड है, प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है, और फिर एक न्यू टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज, वो क्या है, वो है NOE, न्यूक्लियर ओवर हाउजर इफेक्ट। हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है। और उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स और ऐड होते हैं, टोटल हम इसमें 15 पॉइंट्स हम देखेंगे, और आपको इसमें से कंप्लीट आइडिया आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस कार्बन 13 आइडिया। फाइन, सो लेट अस गो फॉर द डिस्कशन। क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस, फाइन। So let us go for the discussion. Nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is about carbon 13 spectrum. हमको ये देखना है कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं आपके प्रैक्टिकल्स जो आप BSc में आपने किया है तो उसमें होता है, अगर आप देखते हो कि इनऑर्गेनिक, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 आते हैं। प्रैक्टिकल हर साल होता है, BSc फर्स्ट ईयर, इवन 12th में भी है, तो देर इज़ अ कंप्लीट एनालिसिस होता है। 3-4 घंटे हमको लैब में रहना पड़ता है। आपने देखा है प्रैक्टिकल लैब में, तब भी आपको प्रैक्टिकल इतना 3-4 घंटे रहने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, हाउ टू फाइंड आउट द गिवन सैंपल। अगर आपको एक सैंपल दिया जाता है BSc फर्स्ट ईयर में, और बाद में वो बाइनरी मिक्सचर होता है, फिर वो टर्नरी मिक्सचर होता है, जैसे आगे आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने ये देखा, एक्सपीरियंस किया है कि हमारे लिए वो बहुत हार्ड होता है कि वो उसके कौन से फंक्शनल ग्रुप से वो मालूम करना, उसके एलिमेंट्स मालूम करना, देन हमको ये मालूम करना कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है। फिर भी हम जो लैब में इन दिस MSc एंड BSc लेवल पे जो लैब में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो प्रैक्टिकल्स बहुत बहुत डाइल्यूट लेवल के होते हैं, बस नॉर्मल होते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स, ड्रग डिस्कवरीज या ड्रग डिस्कवरी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की होती है, उसमें साइंटिस्ट को कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ ईयर लग जाता है एक स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए, एक कंपाउंड का। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना एडवांस टेक्निक है, विद इन अ मिनट और विद इन एन आवर, ओके, अभी तो और सिंपल हो गया है, विद इन एन आवर और इन फ्यू मिनट्स आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है कंपाउंड का। तो प्रोटॉन NMR से तो हमने बहुत आइडिया लिया है। हम कार्बन 13 के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टडी क्यों करते हैं हम। इसकी स्टडी इसलिए करते हैं कि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है,
और हमको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज द मेन बैकबोन होता है, कार्बन का जो होता है वो मेन बैकबोन होता है। अगर हमको किसी कंपाउंड में कार्बन के टाइप्स मालूम हो जाते हैं तो हम उसके बेसिस पर और प्रोटॉन एनएमआर के बेसिस पर और आईआर के फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ये तीन टेक्निक से हम का एग्जैक्टली कंप्लीट स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं कोई भी अननोन कंपाउंड विदाउट गेटिंग आवर हैंड डर्टी इन लेबोरेटरी। यानी डर्टी मीन्स जो केमिकल का हम लेन देन करते हैं, सॉल्वेंट सेट करते हैं, आप देखा होगा आपने वाइल परफॉर्मिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस, आप देखते हैं कि इसमें किस तरह हमको डिफिकल्टी हम एक्सपीरियंस करते हैं एंड हाउ वी फेस द वेरियस केमिकल्स इन द लेबोरेटरी एंड स्टिल वी आर नॉट 100% श्योर कि हम जो कर रहे हैं वो रिएक्शन सही जा रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। हैंड व्हाट वी से द पर्सनल एरर्स होते हैं उसमें, केमिकल्स अगर ठीक नहीं उसके भी एरर्स होते हैं, तो मेनी थिंग्स आर देयर। बट ये टेक्निक ने क्या किया है, हमारे पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है फॉर द ह्यूमन बीइंग। ओके, इट इज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन। तो तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप मिलाते हो, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों को मिलाकर ये तीनों की वैल्यूज के बेसिस पर हम कोई भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने कार्बन 13 के बारे में मालूम किया है, अभी हम सॉरी प्रोटॉन के बारे में मालूम किया है, अभी हम कार्बन के बारे में मालूम करते हैं। देखिए कार्बन स्पेक्ट्रम जो होते हैं, ठीक है? और उसको कार्बन 13 क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है हम समझते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि प्रोटॉन एनएमआर का यूज क्या है, यस कौन बताएगा। तीन एप्लीकेशंस होते हैं हमको प्रोटॉन एनएमआर से तीन तीन बेनिफिट्स होते हैं। कौन से बात बोलिए। नंबर वन, हम उससे क्या मालूम करते हैं, of hydrogen atom present in a molecule and types of hydrogen atom present in a molecule. यस हम उससे ये मालूम करते हैं कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, ये नंबर ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन, यस हम ये मालूम करते हैं कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी उसको सेट में इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हमको पहले ये मालूम होता है कि कैसे एनएमआर के सिग्नल से। जैसे कि हमने लिया है नाइट्रोइथेन या ओके नाइट्रोइथेन लीजिए CH3CH2NO2, तो जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम इसका लेते हैं तो हमको मिलते हैं कि दो सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, ये हो गया मालूम। एक सेट में दो है, एक सेट में तीन है, ओके, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन। और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो इस तरह अरेंज्ड होते हैं, वो हमको स्प्लिटिंग कपलिंग कपलिंग से मालूम होता है। ये छोटा मॉलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल। कार्बन 13 में क्या मालूम होता है हमको समझना है। कार्बन 13 हमको सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इन्फॉर्मेशन देता है, नॉट थ्री नाइदर टू, ओनली वन इन्फॉर्मेशन देता है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है हम आपको बताते हैं। वो इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, इन एडिशन एक स्टेबल इन्फॉर्मेशन हमको ये मिलती है, वो मिलती है कि वो कार्बन किस फॉर्म में है। बस ये इन्फॉर्मेशन, क्या वो CH3 फॉर्म में है, क्या वो CH2 के फॉर्म में है, क्या वो एरोमेटिक कार्बन है या कार्बोनिल कार्बन है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है हमको, उसकी स्केल से मिलती है। अगर कोई सिग्नल डाउन फील्ड में जाता है, जैसे कि एरोमेटिक में हम देखते हैं एनएमआर में 7 के ऊपर जाता है, राइट, तो अगर कोई सिग्नल वैसे जाता है ओके, अगर कोई सिग्नल वैसे जाता है तो हमको हमको ये समझ में आता है कि वो एरोमेटिक का कार्बन है या एरोमेटिक का प्रोटॉन है। इसमें जो देखेंगे हम आगे कार्बन 13 के बारे में कि इसका स्केल बड़ा होता है, नॉट लाइक प्रोटॉन का सिर्फ 12 तक होता है, हमने देखा है 10 या 12 तक करते हैं हम, क्योंकि उससे मैक्सिमम कंपाउंड 99% कंपाउंड्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन कार्बन 13 का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, उसकी स्केल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हम वो देखेंगे कि क्यों। ओके, तो जो प्रिंसिपल होते हैं ना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जैसे कि हमने प्रोटॉन को देखा है, सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर द कार्बन 13 आल्सो, याद रखना कोई दोनों में फर्क नहीं है। ओके, कुछ ही प्रिंसिपल्स हैं जो थोड़े अलग हैं, लेकिन बाकी सब प्रिंसिपल कार्बन 13 के और प्रोटॉन एनएमआर के बिल्कुल सेम होते हैं। कार्बन 13 न्यूक्लियस के बारे में, इसको कार्बन 13 ही क्यों बोलते हैं, व्हाई नॉट सिंपल कार्बन और व्हाई नॉट कार्बन 12।
उसका रीजन ये है कि कार्बन 12 जो है ना, कार्बन 12 जो है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, मीन्स इवन इवन है। तो हमको पता है कि जब भी किसी एटम में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर, तो ऐसे एटम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। देयर न्यूक्लियस आर इनएक्टिव टुवर्ड्स रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज इनएक्टिव। लेकिन कार्बन का जो एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट, उसके दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं। एक कार्बन 12 होता है और कार्बन 13 होता है, और एक होता है, कोई बताएंगे आप में से? वो डेटिंग के लिए मालूम करते हैं, लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, लिविंग और डेड। यस, कोई बताएगा? यस, कार्बन कार्बन 14 होता है, राइट, इट इज अ कार्बन 14। ओके, समझे आप लोग? यस, फाइन। सो नाउ you are getting this point? Yes. So कार्बन 12 जो है वो इनएक्टिव होता है, कार्बन 14 भी इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर और इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन 13 जो न्यूक्लियस है, अगर हम देखते हैं कि कार्बन 12 जो है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन, बट इट इज NMR इनएक्टिव बिकॉज इट हैज अ जीरो स्पिन। ओके, हमने डिस्कस किया है ये। यू कैन गो, अगर इफ यू वांट, यू गो टू सेक्शन नंबर 3.1, वहाँ टेबल में आपको मिल जाएगा। कार्बन 13 जो है, या 13 कार्बन, बोथ आर करेक्ट, ऐसा भी लिखते हैं 13 सुपरस्क्रिप्ट, इट हैज अ ऑड मास नंबर, राइट, बराबर है, 13 है, और इसकी न्यूक्लियर स्पिन कितनी होती है? हाफ होती है, एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ होती है, आई इज इक्वल टू हाफ स्पिन, उसको स्पिन बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कार्बन 13 का रेजोनेंस है, यानी उसका न्यूक्लियर की जो स्पिन होती है कार्बन 13 की, वो प्रोटॉन के न्यूक्लियस से बहुत कम होती है। ये देखिए कितनी कम होती है उसकी स्पिन, 6000 टाइम वीकर देन द प्रोटॉन रेजोनेंस। इसका मीनिंग क्या समझते हैं? उसके दो रीजन है, यानी कि कार्बन 13 जो है, दो इट इज NMR एक्टिव, यानी कि इससे रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इंटरेक्ट होंगी, न्यूक्लियर फ्लिपिंग होंगी, हम उसको न्यूक्लियर ट्रांजिशंस बोलते हैं। और वो न्यूक्लियर फ्लिप जो होना है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, वो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है, हमको पता है, और हमको उसके एब्जॉर्प्शन क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। ये तो बहुत बेसिक आइडिया है, हमको पता है। लेकिन कार्बन 13 जो है, कार्बन 13 का जो न्यूक्लिया है, वो उसका न्यूक्लिया, या उसका हम बोलेंगे उसका जो रेजोनेंस होता है, न्यूक्लियर मोमेंट जो होता है कार्बन 13 का, उसका रेजोनेंस कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूक्लियर के रेजोनेंस से बहुत वीक होता है, 6000 टाइम्स वीकर होता है। उसका दो रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि कार्बन 13 इज वेरी वेरी लेस इन नंबर, ओनली 1% होता है। देखिए जितना टोटल अबंडेंस है ना कार्बन 12 का, यानी कार्बन एलिमेंट्स का, उसमें से 98.92% क्या होता है, कार्बन 12 होता है, जो कि हमारे काम कर रही है, इनएक्टिव। और 1% ही कार्बन 13 होता है जो कि एक्टिव होता है, इसलिए उसका परसेंटेज बहुत कम है। यानी इसका मतलब समझिए, अगर 100 कार्बन होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल 100 कार्बन का है, तो उसमें कितने कार्बन 13 होंगे? बोलिए, 10 यस। अगर 100 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन में 100 मॉलिक्यूल है, C100H समथिंग लाइक दैट, तो बताइए उसमें कार्बन 13 कितने होंगे एक्सपेक्टेड? सिर्फ एक रहेगा। क्यों? उसी को कहते हैं 1 पॉइंट, यानी मींस मोटा मोटा 1 बोलेंगे हम उसको, राइट। एक ही प्रोटॉन, एक ही कार्बन रहेगा, याद रखिए। ओके, तो जब एक कार्बन है और 99 कौन से कार्बन रहेंगे? C12 रहेंगे, जो कि इनएक्टिव है। इसलिए जब कार्बन 13 का रेशियो बहुत कम है, इट्स वेरी वेरी लेस इन परसेंटेज इन गिवन, तो क्या होगा, मेजॉरिटी क्या रही है, C12 रहेंगी, जो कि इनएक्टिव रहेंगी, राइट। यस,
तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन 13, जबकि प्रोटॉन का कितना होता है ना, 100% ऑलमोस्ट। प्रोटॉन क्या है, 100% 1H रहता है ना, 100% हाइड्रोजन रहता है ना। और ड्यूटेरियम तो बहुत रेयर होता है, अराउंड 1 <1 होता है। लेकिन जो एक्टिव न्यूक्लिया है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है। ये एक मेन रीज़न है कि जब हम कार्बन 13 का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम जो है कार्बन 13 का वो कैसा बनता है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। मीन्स कार्बन 13 जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन 13 का जो न्यूक्लियस है, कार्बन 13 जो न्यूक्लियस है वो मॉलिक्यूल में हम क्या कंसिडर करते हैं, एक गिवन सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन 13 है, इस तरह हम उसको इमेजिन करके उसका कलेक्टिव स्पेक्ट्रम मिलता है। हम और आगे समझेंगे उसको कैसा। ओके, राइट। और याद रखिए ये जो सेंटेंस है कि हर मॉलिक्यूल जो है, कोई भी मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट सप्लाई मोर देन 1 कार्बन 13 न्यूक्लियस। ओके, यस। तो नो सिंगल मॉलिक्यूल सप्लाई कंप्लीट स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या, ये सेंटेंस बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखिए। नो सिंगल मॉलिक्यूल सप्लाइज अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि कम एक मॉलिक्यूल में कार्बन 13 की चांसेस कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में कार्बन 13 ओनली 1% है, ओनली 1%। यानी कि अगर आप बेंजीन समझते हो, सिर्फ आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया है बेंजीन का, तो बेंजीन में कार्बन 13 होंगे ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या, आपको कम से कम 100 कार्बन लेना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कितने 15 बेंजीन मॉलिक्यूल लेंगे आप, या 16 या 17 मॉलिक्यूल, तो 17 बेंजीन मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें एक कार्बन 13 होगा। इसलिए जब हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रम निकालते हैं, अगर आप जाओगे कहीं भी रिसर्च में, तो आपको 20 mg कंपाउंड देना पड़ता है, 20 mg। यानी जो भी कंपाउंड आपको उसका स्पेक्ट्रम चाहिए 20 mg, 20 mg में कितने होंगे, अगर आप एवोगाड्रोस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा नंबर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमको इजीली कार्बन 13 जो है वो कलेक्ट का अगर सम करते हैं हम कार्बन 13 का परसेंटेज निकाल के, तो हमको ऑलमोस्ट उतने कार्बन मिल जाते हैं और हमको कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन ये सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं मिलता, याद रखिए, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेटोगायरिक रेशियो जो होता है कार्बन 13 न्यूक्लियस का, ये क्या होता है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो। मैग्नेटोगायरिक रेशियो जो होता है वो होता है कि टेबल 3.2 हम देखेंगे आगे, एक्सप्लेन दैट आइडिया, तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट 1/4 होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन के मैग्नेटोगायरिक रेशियो से। यानी इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, या हम बोलेंगे मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द कार्बन, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैग्नेटोगायरिक रेशियो क्या होता है कार्बन 13 का, बिकॉज ऑफ इट इज हेवी कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये कितना बड़ा होता है, 13 टाइम्स ऑलमोस्ट। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, और कार्बन 13 का मास 13 ऑलमोस्ट। इसलिए मैग्नेटोगायरिक रेशियो जो होता है कार्बन 13 का बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत कम होता है। वो क्यों कम होता है, देखिए, एज द मास इंक्रीजेस मैग्नेटोगायरिक रेशियो डिक्रीजेस। अब वो हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। कार्बन 13 न्यूक्लियस जो है ना, वो ऑलवेज उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रोटॉन से कम होती है। हमने अभी इससे पहले कहा, क्यों, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, स्पिन मूवमेंट उसकी बहुत कम होती है, स्लो होती है। यानी अगर आप दो टॉप लेते हो, टॉप मीन्स वो घुमाते हैं बच्चे, वो दो टॉप लेते हो, एक छोटा और एक बड़ा है, तो अगर आपने दोनों को घुमाया तो बड़ा जल्दी रुक जाता है, यानी घूम घूम के रुक जाता है। यानी अगर हेवी जो होता है, क्यों, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। हमको पूरा फिजिक्स का आइडिया, हम मोटी मोटी बात ये लेते हैं कि अगर वो हेवी है तो उसकी मोशन भी कम होती है। आप एग्जांपल और समझिए कि आप दो पत्थर लीजिए, ये दो बड़े बड़े बॉल लीजिए, यानी इसमें क्रिकेट में एक एक हेवी बॉल लो, एक एक हल्का बॉल लो। हल्का बॉल फेंको आप तो वो बहुत दूर जाएगा, उसकी स्पिन भी ज़्यादा होगी। अगर आप हेवी बॉल लेते हैं तो वो नज़दीक गिर जाता है, क्योंकि उसकी मोशंस कम होती है और उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कम। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे कि ये देखिए ये टेबल 3.2 3.3 हम दोनों डिस्कस करेंगे। दो दी
दो द यूज ऑफ मॉडर्न फूरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंटेशन, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंटेशन नया एडवांस टेक्निक होती है, तो उसको यूज करके हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ एनी अनऑर्गेनिक कंपाउंड का मालूम कर सकते हैं, बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है। देखो इसके प्रिंसिपल तो सेम है जो हमने इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किए हैं। पॉइंट क्या याद रखना है, कार्बन 13 की जो केमिकल शिफ्ट है अलग अलग, बस वो अगर आपको याद है, क्रूड वैल्यूज याद है, तो आप इजीली इसको कोई भी प्रॉब्लम इस पर आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने कल आपको उस कल हमने डिस्कस किए थे, बट सिर्फ 2 लोगों ने मुझे क्वेश्चन, 3 लोगों ने भेजे हैं सॉल्व करके। ओके, कुफरान प्रीति एंड हु इज थर्ड वन, आई थिंक रेवती, राइट। इन 3 लोगों ने मुझे क्वेश्चंस के वो प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजे हैं, भाई किसी ने नहीं दिया। तो दिस शुड नॉट हैपन। तुम लोग अगर नहीं मेहनत करोगे तो तुमको नहीं आएगा, मैं आई एम टेलिंग यू ऑल। स्क्रिप्ट उसको भी याद करने का नहीं है कि मैं याद कर लूंगा, याद कर, दैट इज नॉट हैपन, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप इसको आपको समझना ही पड़ेगा, इसको कहीं से भी समझो आप। यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ओके फाइन। अब देखिए, फॉर अ गिवन फील्ड स्ट्रेंथ, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट में फिट करते हैं, है ना, लाइक अ प्रोटॉन एनएमआर, इसकी भी होती है मेगा फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1/4 लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसा किसी फॉर द गिवन मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन 13 न्यूक्लियस इज अबाउट 1/4 ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द प्रोटॉन रेजोनेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7.05 टेस्ला जो है, ये देखिए 7.05 टेस्ला, ये मैग्नेटिक पावर का अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रोटॉन के लिए 300 मेगाहर्ट्ज पे, तो जबकि कार्बन के लिए 1/4 मीन्स वो आएगा 75 मेगाहर्ट्ज। ओके फाइन। अभी बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो ये बहुत सिंपल आइडिया हो गया है कि हम किस तरह फ्रीक्वेंसी को स्विच कर सकते हैं। ओके, based on the required we need based on the value required to observe the proton resonance, okay, to the value required for the carbon 13 resonance। okay fine। अब देखिए, ये इसमें 2 पॉइंट है, एक है कोरिलेशन चार्ट है और दूसरा हम देखेंगे कि केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13। ये टेबल आपको याद करना जरूरी है। ये मैं पूरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि टू एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर derived from carbon 13 spectra is the chemical shift। What is the point? An important parameter derived from the carbon 13 spectra is the chemical shift। यही हमारा टारगेट है। Our target is what? Our target is to get the idea where the carbon shift, chemical shift is appearing। हमारा यही aim है। That is not the right, we have no any other aim but only to get the idea of carbon 13, that how many carbon signals are appearing in the given spectrum and vice versa। ये जो कोरिलेशन चार्ट है 4.1 फिगर में आपको क्या देता है आइडिया, टिपिकल कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट की रेंज देता है। ये लिस्टेड है पार्ट्स पर मिलियन में। टीएमएस क्या है, हमारा इंटरनल सॉल्वेंट है। ओके, ये इंटरनल रेफरेंस बोलते हैं इसको, इट इज इंटरनल रेफरेंस। ओके, इट इज इंटरनल रेफरेंस टीएमएस। फाइन, यस। लेकिन मुझे बताइए टीएमएस का ये किसका सिग्नल आएगा जीरो पे, प्रोटॉन का आएगा कि कार्बन का आएगा, बोलिए, कैन यू टेल मी। टीएमएस का जो सिग्नल कार्बन का आएगा, यस, याद रखिए, दैट विल बी ऑफ कार्बन। ओके, टीएमएस कार्बन 13 में भी यूज होता है और प्रोटॉन में भी यूज होता है, ठीक है, याद रखिए। Approximate carbon 13 की chemical shift ranges for selected types of carbon are also given in table 4। यानी इसमें पूरा आपको चार्ट दिया है, कोरिलेशन चार्ट, हमको वो ऐसे ही याद करना है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, इसकी स्केल जो है 0 to 220 ppm होती है, जबकि प्रोटॉन एनएमआर का हम 12 तक मैक्सिमम देखते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली वो हम 10 तक या 11 तक होता है या 12 तक, ठीक है। लेकिन कार्बन 13 का क्या होता है, 0 से 220 कंपेयर टू द प्रोटॉन विच इज 0 to 12, बहुत कम। वो देखिए कितने टाइम्स बढ़ी है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, 17 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है, वाई? तो इसका रीजन भी दिया उन्होंने, बिकॉज ऑफ
वेरी लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज। कार्बन 30 का प्रोटॉन में क्या 12 वैल्यू तो खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सब खत्म होते हैं, एंड हो जाते हैं कहाँ तक, 12 तक, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड में। लेकिन कार्बन 13 में वैसा नहीं होता है। कार्बन 13 का न्यूक्लियस जो है ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंसेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटॉन, ये इसकी लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। ठीक है, यस, ओके, ये बात याद रखिए। तो हम देखेंगे, और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, देखिए इसकी स्केल छोटी होती है ना प्रोटॉन एनएमआर की, इसलिए बहुत सारे पीक्स ओवरलैप होते हैं, छुप जाते हैं। इसलिए फिर हमको 2D 3D पे जाना पड़ता है, 2D 2 डायमेंशनल एनएमआर, 3 डायमेंशनल एनएमआर। लेकिन कार्बन 13 में क्या है, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज स्केल, तो उसमें क्या होता है, पीक्स जो है रेयरली ओवरलैप नहीं होते हैं, यानी क्लियर कट आपको कार्बन 13 के पीक्स मिलते हैं। यानी आपको इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम होते हैं। मीन्स इसमें नो चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वाइल इन प्रोटॉन एनएमआर में। अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो, नेचुरल प्रोडक्ट हो, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ऑफ पीक्स। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को ये टेबल याद करना है। देखिए ये जो स्केल है ये स्केल, ये कोरिलेशन चार्ट, देखिए ये आपको टेबल याद करना है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको हम 4 रीजन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो आप, जो sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन की बात हो रही है, इस 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 कार्बन की बात, इसका, ये sp3 कार्बन दिख रहे हैं, 4 बॉन्ड सबको जाए हुए। तो मुझे बताओ इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये 50, बोलो, ये यहाँ तक रेंज है इसकी, ये देखो, ये देखो, यस और नो, यस और नो, टोल मी, यस और नो, यस। इसकी रेंज कहाँ तक है, 70 तक है। तो आप क्या बोलोगे, sp3 कार्बन कहाँ तक आएगा, यस, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो इसकी रेंज कहाँ तक आएंगी बोलिए, दिख रहा है ना आपको, हमने आपको हेल्प किया है यहाँ पे, देखिए 70. बस यही लिख लेना है आपको। हमने आपको सिंस इन द बिगिनिंग हम बोल रहे हैं आपको क्रूड वैल्यूज याद करना है। तो जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहते हैं आपकी गिवन मॉलिक्यूल में, तो क्लियर कट सोचने का कि 70 के नीचे नीचे आते हैं। अब 70 को फिर और डिवाइड कीजिए आप, कि 70 को डिवाइड कैसा करेंगे आप, कि ऐसे कार्बन जिन, तो पहले एक तो मालूम हो गया, क्या मालूम हुआ कि sp3 कार्बन ऑलवेज अपीयर बिलो 70। क्लियर हुआ आइडिया सबके सामने, यस, इट इज वेरी क्लियर। ये लिख लेने का आपको पास, कि बिलो 70 ऑल sp3 कार्बन गिव स्पेक्ट्रम सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम, ये आइडिया। अब 70 को डिवाइड करो, 70 को डिवाइड ऐसा करो कि जो, अगर कोई हेट्रो एटम अटैच्ड है, याद रखिए, अगर कोई हेट्रो एटम अटैच्ड है, किसको, कार्बन को, तो वो 50 और 70 के बीच में देता है सिग्नल। ये देखो, यू सी, ये देखो, ये 70 तक हुआ, 70 तक, ये 50 के बाद में आपको सिग्नल्स मिलता है। कौन सा, अगर कार्बन sp3 कार्बन अगर अटैच्ड हो हेट्रो एटम को, सी ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, तो इसकी वैल्यू 50 के ऊपर जाएंगी, कार्बन Cl 50 के ऊपर, कार्बन Br ऑलमोस्ट लाइक दैट। और अगर 2 क्लोरीन हो तो वो भी, वो तो बहुत ज्यादा जाएगा, 70 तक जाएगा, कभी कभी 75 तक भी जाता है। ठीक है, हमको क्रूड वैल्यू याद रखना है, क्रूड वैल्यू मीन्स एग्जैक्ट नहीं होगी, आगे पीछे होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम कार्बन sp3 कार्बन sp2 पे जाते हैं, sp2 पे जाते हैं अगर हम, sp2 में हमको 2 मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, अल्कीन्स मिलते हैं, sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और कौन से मिलते हैं, एरोमेटिक के मिलते हैं। इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज ऑलमोस्ट 100 से शुरू करते हैं, दिख रहा है आपको, यस, ये 100 से शुरू करते हैं, देखिए 100 से शुरू हो रही है, कौन सी, sp2 की बात कर रहे हैं हम। और उसकी रेंज जो है, ये देखिए कहाँ तक आ रही है, 170 तक आ रही है, सॉरी, 100 टू 170, कभी कभी 150 भी बोलते हैं हम इसको, लेकिन ठीक है,
170 को क्रॉस नहीं करता है, या 160 भी बोल सकते हैं आप। इसमें इन्होंने दिया है यानी ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड फॉल इन दिस एरिया, लेकिन हमको डिवीजन ऑफ स्पेक्ट्रम करना है, ये डिवीजन ऑफ स्केल करना है। तो हमने क्या किया, 70 के नीचे क्या आएगा? यस, एनीवन कैन टेल मी। 70 के नीचे कार्बन 13 में किसके सिग्नल्स मिलेंगे गुफरान? 70 के नीचे कार्बन 13 में हमको जो सिग्नल्स मिलते हैं वो sp3 कार्बन के मिलते हैं। फिर 70 के बाद में आप उसको 20 तक छोड़ दो, यानी मीन्स 90 तक, ये यहाँ तक 90, ये 90 है, ओके। ये 100 तक छोड़ दो। 100 से अगर हम काउंट करते हैं तो 100 से, ये 100 से शुरू होता है यहाँ से स्केल, तो ये जाता है 170 तक, ये यहाँ तक 170 तक, वो है sp2 कार्बन। यानी कार्बन अगर अल्कीन का हो या एरोमेटिक रिंग का हो, उसकी वैल्यू 100 के ऊपर मिलती है, ये हमको समझना है। 3 डिजिट्स की बात हो रही है। sp3 बिलो 70, sp2 कार्बन 100 to 170, ठीक है, ये बात है 100 to 170। यस, ये 2 वैल्यूज हो गई है हमारी। थर्ड वैल्यूज जो है, देखो इसको अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन करेंगे आप आपके लेवल पर भी कर सकते हैं। ये 2 वैल्यूज हो गई। थर्ड वैल्यू देखिए क्या है। थर्ड वैल्यू बात करते हैं कार्बोनिल की, ये पूरे कार्बोनिल है, ये सब कार्बोनिल है, ओके, ठीक है, ये सब कार्बोनिल है। अब ये अमाइड ईस्टर का जो कार्बोनिल है, याद रखिए इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 100 to 170, देखिए 160। अमाइड्स का और ये एसिड का, ईस्टर का जो कार्बोनिल है, उसकी रेंज क्या है, ये है, वही रेंज में आता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, याद रखिए, ओके। और ये कार्बोनिल दिख रहा है ना, यस, ये कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल है इसकी बात हो रही है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इसकी रेंज है 160, 152, ये देखो ये यहाँ तक आ रहा है, ये जो है ना, ये ऐसा बनाइए आप, बोलिए कहाँ तक आ रहा है? 190। किसकी बात हो रही है? कार्बोनिल ऑफ एसिड, ईस्टर, अमाइड एंड अनहाइड्राइड। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये थर्ड हमारा जोन है। पहला जोन था बिलो 70, दैट इज sp3 कार्बन। 100 to 170, that is sp2 carbon, aromatic and alkenes. Now third point is about carbonyls. तो कार्बोनिल्स कितने टाइप से कार्बोनिल्स है बोलिए, आप बता सकते हो? यस, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कार्बोनिल्स। क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस और नो? यस, Yes. मिस्टर गुफरान, Yes, आर यू sir. देयर? गुफरान, Yes, गुफरान sir. हो क्या? Yes. ओके फाइन, यस यस। तो कैन यू टेल मी कितने टाइप्स के कार्बोनिल होते हैं? There are, yes, Taslima, can you tell me how many types of carbonyl? There are 7 types of carbonyl. एक है कार्बोनिल ऑफ कीटोन, दूसरा है कार्बोनिल ऑफ अल्डिहाइड, तीसरा है कार्बोनिल ऑफ ईस्टर, देन कार्बोनिल ऑफ एसिड, फिफ्थ वन कार्बोनिल ऑफ अमाइड, सिक्स्थ वन कार्बोनिल ऑफ अनहाइड्राइड। 6 तो ही दिया है उसने, ये देखो ना, ये 6 अल्डिहाइड कीटोन। सातवां कौन सा है? सातवां है कार्बोनिल ऑफ एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड, ठीक है, या साइल हेलाइड भी बोलते हैं। तो ये 7 कार्बोनिल में से मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए कि ये देखिए, ये जो है ये 100, ये देखो इसकी जो रेंज है, ये यहाँ भी दे सकते हैं, ये देखो इसकी जो रेंज है ये 155 से ये तक 60, 70, 80, 90 तक समझ लीजिए, ये यहाँ तक 150 से ये 160 से 190, ठीक है। ये जो रेंज है 190 तक,
इसमें आपको सब कार्बोनिल्स मिल जाते हैं, सिर्फ कीटोन और अल्डिहाइड नहीं मिलता है। ये जो है ना, इससे आप मिस होने कंफ्यूज मत हो जाइए। ये कार्बोनिल इनका है और ये कार्बोनिल की रेंज इनकी है, दोनों की। इसकी रेंज इधर है, ये नहीं है, याद रखिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो अल्डिहाइड और कीटोन्स के बाद, अल्डिहाइड और कीटोन्स की जो कार्बोनिल की सिग्नल्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट मिलते हैं। कहाँ तक मिलते हैं? देखो, ये देखो यहाँ पर, ये 200 के बाहर जाता है। मेरी बात याद रखो आप। तो हमने देखा है प्रोटॉन एनएमआर में कि सबसे ज़्यादा सिग्नल्स किसके मिलते हैं? एक्सट्रीम राइट लेफ्ट साइड में कौन से कम फंक्शनल ग्रुप के मिलते हैं? या कौन सा प्रोटॉन होता है वो जो 11 से 12 को देता है? वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन। हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में, हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन का सिग्नल जो होता है वो 11 से 12 के बीच में एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम डाउन फील्ड है। सिमिलरली आपको ये याद रखना है कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू डेल्टा केमिकल शिफ्ट 200 के पार आफ्टर 200 जो मिलता है वो किसका मिलता है? स्ट्रिक्टली आपको, यस, कार्बोनिल नहीं, सी गुफान, ऐड सम वर्ड्स, कार्बोनिल ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर हो गई बात? आई विल रिपीट अगेन। जब भी आपको वैल्यूज दी गई कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल कंबाइंड प्रॉब्लम में, अगर उसमें 200 के ज्यादा कोई पीक बता रहा है, 200 अगर क्रॉस कर दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या डिसीजन लोगे कि वो कीटोन या अल्डिहाइड है। यानी कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गया वहां पर ही, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। कि आपको ये आइडिया आ गया कि आपका जो कंपाउंड निकलने वाला है उसको या तो अल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। ये बहुत लॉजिकल अप्रोच है स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना, बहुत लॉजिकल है, लेकिन हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आई विल रिपीट द स्टेटमेंट कि अगर आपको कार्बन 13 स्पेक्ट्रम की वैल्यूज पता है और आप जानते हैं कि गिवन स्पेक्ट्रम में, गिवन कंपाउंड में, गिवन फार्मूले में, गिवन क्वेश्चन में अगर कोई पीक 200 से ज्यादा है, कार्बन 13 पीक, इसका मतलब वो सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यस प्रीति, व्हाट यू से? एल्डिहाइड और कीटोन। वेरी गुड, ये स्ट्रिक्टली याद रख लीजिए। आप इसको स्टेटस रख दो तुम्हारा व्हाट्सएप का आज। इफ 200 के ऊपर 2 to 100 ppm confirm aldehyde और कीटोन। इफ पीक क्रॉस 200 ppm confirmed aldehyde and कीटोन। समझे क्या? अगर बिलो 70 मिल रहा है तो यस नेहा, अगर बिलो 70 पीक मिल रही तो व्हाट यू से? sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन। That's all. That's good. And what you say for, yes, Farha is there? What you say about the benzene ring के कार्बन? रेंज बोलना है, आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपके सैंपल में बेंजीन रिंग है तो वो बेंजीन रिंग के कार्बन एक्सपेक्टेड रेंज क्या है उसका? कहाँ से कहाँ है? 170 to 190। दोबारा रिपीट करता हूँ। कार्बन ये दिख रहा है आपको ऊपर सामने तुम्हारे इसमें, तो देखो ना वो जहां तक बॉक्स की रेंज है वहां उसके नीचे के वैल्यूज बोलना है। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, इसमें जो कार्बन है उसकी रेंज क्या है? वो है यस 100 to 170। 100 to 170, याद रखना, वेरी गुड, 100 to 170। तो आपको अभी 3 रेंज याद हो गई मोटी मोटी। पहली तो sp3 कार्बन की रेंज याद हो गई, दूसरी जो अभी फरहान ने कहा कि वो अगर sp2 कार्बन है तो 100 to 170, तीसरी जो है दैट इज बाय प्रीति दैट अगर 200 के ऊपर जाता है पीक तो वो 100% क्लियर कट क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन है। समझ में आ गई बात? यस, अल्डिहाइड और कीटोन। अब मैं इसमें और एक ऐड करूंगा पॉइंट, अल्डिहाइड कीटोन बोले तो 100% वही रहने वाला है। ओके हाँ, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, लेकिन वो 101% अल्डिहाइड और कीटोन का ही सिग्नल रहेगा। ये बात आप याद कर लो। वो कार्बोनिल 200 के पार गया, 201 आता है, तो कभी 190, देखिए ये क्रूड वैल्यू है,
कभी कभी 198 भी आ जाएगा, याद रखो 198 मीन्स 200 के करीब है ना वो, दैट इज आल्सो द कार्बोनिल ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन। ये हमको समझना है, दिस इज व्हाट द आइडिया वी आर गैदरिंग, वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द कंसेप्ट्स। ओके, कितने वैल्यूज, 3 वैल्यूज हो गई। अब दूसरे जो कार्बोनिल्स हैं ये वाले, किसके, ये इनकी रेंज देख लो, इनकी रेंज कहाँ मिलेंगी, यही रेंज है इनकी, कहीं जाने का नहीं, ये इतनी रेंज है बस। क्या बोलेंगे आप, 162 190, बस इतना ही बोलना है, लिखना है आपको, लिख लो आप याद करने के लिए, यहीं देख लो आप। 162 190 की रेंज में जो पीक आती है वो कार्बोनिल ऑफ, कार्बोनिल की होती है एक्सेप्ट अल्डेहाइड एंड कीटोन, ये आप समझ लीजिए। तो हमने 4 वैल्यूज याद किए, 4 रेंज, कौन सी, कौन बताएगा चारों रेंज? यस, तस्लीमा, सिमरन, आप अगर हो, रेवती, यस, क्या आप लोग बताओगे? कोई भी आप में से बताइए, 4 रेंज कौन सी है? यहाँ देखकर बोलो ना, आपको दिख रहा है ना ये कोरिलेशन चार्ट? Sir, above 70 it is sp3 carbon. अबव नहीं ना रेवती ना, Below 70. बिलो, हाँ Sir, yes. below. हाँ बोलो, गुड, बोलिए ना फिर। हाँ, बिलो 70 sp3 कार्बन। और नेक्स्ट वन 100 to 175, that will be aromatic. अच्छा, 100 to 170, ओके। नेक्स्ट 2 हो गए, और तीसरा Then after 170 till 200, that will be of carbonyl group of aldehyde or ketone. अच्छा, So Next. 170 to 190 carbonyl groups other than aldehydes and ketone, and after that यस। तो आप रैंडम भी बोल सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to 6, नॉट लाइक दैट। हमारा अप्रोच क्या है, वी वांट टू लर्न, वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी, एंड हम भूलना ही नहीं चाहिए। मेन क्या होता है इसमें, भूल जाओगे आप, आई नो मीन्स, क्योंकि मुझे पता है, मैं आई एम टीचिंग, दैट्स व्हाई आई नो। ओके, भूल जाते हैं हम इसको। तो मैं आपको और रिपीट करता हूँ कि अगर हम ऐसा इसको छुपा देते हैं, देखो यहाँ पर भी रेंज उन्होंने लिख कर दिया है, ये है ना जो 170, तो ये लिख कर दिया है 70 तक कौन से का। अब अगर आपको ये टेबल याद हो गया ना, इसकी भी जरूरत, ये टेबल की नॉट नेसेसरी, व्हाई अननेसेसरी। तो हमको 4 वैल्यूज याद हो गई, 4 वैल्यूज, तो कौन सी, ये देखो ये दिया है यहाँ पे। अभी हम और एक 5वीं बताएंगे आपको, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, देखिए इसकी रेंज क्या है, ये रेंज है इसकी 170 to 190, बस ये बोल देना है, ये लास्ट में याद रखिए आप। 170 या उसको 65 हमने पहले कहा, सॉरी नॉट 170, 70 नॉट 170, 70 to 90, ये 20, 70 से 90 20 होते हैं। ये जो रेंज है ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होती है, एंड sp कार्बन इधर आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड, व्हाई, बिकॉज ऑफ एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, उसकी लो वैल्यू हो जाती है, हमने देखा है। क्योंकि ये कार्बन कहाँ आते हैं, डायमैग्नेटिक रीजन में आते हैं, राइट। अगर हम देखते हैं, अगर देखिए आप ये बुक हमने आप लोगों के पास, सबके पास में हमने देखा है कि जो डायमैग्नेटिक रीजन है वो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, और उसमें जो भी न्यूक्लियस आता है, प्रोटॉन का हो, अभी तक प्रोटॉन का था, अभी कार्बन 13 का आ गया है। तो कार्बन 13 का न्यूक्लियस अगर आता है मैग्नेटिक रीजन में, यू आर गेटिंग मैग्नेटिक रीजन और नॉट, पैरामैग्नेटिक रीजन, डायमैग्नेटिक रीजन, गेटिंग और नॉट? Are you aware with that or not? Yes or no? डायमैग्नेटिक रीजन क्या होता है और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, सबको पता है ना इस बारे में? नहीं तो हमारे आप लेक्चर देखिए, आपको मिल जाएगा, आज देखिए आप लेक्चर। यस नेहा, कुछ बोल रहे थे आप, व्हाट इज डायमैग्नेटिक रीजन, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक रीजन, व्हाट इज द मीनिंग? Diamagnetic, there is a pair of electrons. No, we are talking about NMR spectroscopy. बेंजीन में जो होता है, इमेजिन Shielded बेंजीन and एंड थिंक, de-shielded region. वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, शील्डेड और डी शील्डेड? अच्छा, पैरामैग्नेटिक बाहर होता है रिंग,
डी शील्डेड, राइट। डी शील्डेड रीजन बाहर होता है रिंग के, इसलिए उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरेलल, देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स जब एक एक डायरेक्शन में, उसमें पैरेलल मींस पैरामैग्नेटिक, ऐसे याद रखिए ना। और जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, पेयर में बोले तो अपोजिट स्पिन, याद रखिए। पेयर जब भी बात करेंगे ना, अपोजिट रहता है, याद रखिए। दिस इज वेरी क्लियर कट आइडिया। पेयर मींस अपोजिट। When electrons are in pair, means they are opposite signs. Yes, when we use the word pair, means they are opposite, but they are correlated. They are directly related. When we are talking about the pair of electron, means they are diamagnetic because they are in pair, opposite spin. The spin cancels each other, and hence we say this by diamond. So similarly, इसमें क्या हो रहा है NMR में कि न्यूक्लियर स्पिन कैंसिल हो रही है। अगर हम उसको नॉट न्यूक्लियर स्पिन, इट इज इंट्रूसिव, इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड created by the nuclei, or created by the nuclei, not created by the electronic current. That magnetic field, which is called induced magnetic field or secondary magnetic field, वो create होती है मॉलिक्यूल में। हम और एज ए होल क्या बोलेंगे, created by the molecule, simple way. The secondary, there are two types of magnetic field in the NMR. एक magnetic field वो होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, जिसमें आप आपका सैंपल यूज रिकॉर्ड कर रहे हो, मालूम कर रहे हो आपका एनालाइट क्या है। तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी होती है जो मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। दोनों अगर अपोज करते हैं, उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक रीजन, जो कि मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है। और एक होता है पैरामैग्नेटिक, जो कि मॉलिक्यूल के बाहर होता है, उसमें एक दूसरे को पैरेलल होती है। कौन पैरेलल होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि डी शील्डेड। होप आई गिव योर आइडिया। तो टोटल 5 वैल्यूज है। नाउ आई विल रिपीट बिफोर यू। नंबर 1 वैल्यू, अगर बिलो 70 मिलता है सिग्नल एनएमआर, कार्बन एनएमआर में, तो इसका मतलब ये कोई sp3 कार्बन है। उसको अब हेटेरोएटम अटैच रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच रहेगा, तो 70 के करीब करीब मिलेंगी, 60, 65, 55। अगर उसको हेटेरोएटम नहीं है तो वो जाएंगी 12, 15, 20। ये आपको आइडिया रहना चाहिए बस, क्योंकि हमने कहा है, बात कही हमने इससे पहले। सेम प्रिंसिपल अप्लाइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है? सिग्नल बढ़ाता है, केमिकल शिफ्ट, तो यही बढ़ाता है, इसलिए भी वैसे होता है। सेकंड रीजन जो हमने देखा है वो है sp2 कार्बन की बात हो रही है, एरोमेटिक कार्बन या अल्कीन के कार्बन। उसकी रेंज क्या है? उसका रेंज है 90 to 160 या 100 to 170। ये दोनों याद रखिए, 10 का फर्क रखिए। क्रूड वैल्यू में इतना फर्क रहना चाहिए, +-15 +-10। तो 90 to 160 रखिए या 100 to 170 रखिए। ये हो गए आपकी सेकंड। थर्ड है कार्बोनिल के बारे में। तो ईस्टर नो थर्ड इज कार्बोनिल ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन। 200 के ऊपर जाएंगे तो वो कार्बोनिल ऑफ ईस्टर, सॉरी कार्बोनिल ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन। ये थर्ड हो गई। आई विल रिपीट थर्ड। अगर 200 के ऊपर सिग्नल जाता है, 200 के ऊपर सिग्नल जाता है, दैट इज फॉर व्हाट? द कार्बोनिल ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन। फोर्थ वैल्यू, अगर कोई सिग्नल एनएमआर में 170 से 190 के बीच में, 175 से 200 के बीच में मिलता है, दैट इज व्हाई, दैट इज ऑफ बिकॉज ऑफ कार्बोनिल ऑफ कंपाउंड अदर देन अल्डेहाइड एंड कीटोन। ये हो गए आपकी कितनी वैल्यूज? 4 वैल्यूज। 5 वैल्यू हमने बताए हैं। अगर कोई सिग्नल आपको 70 से 90 के बीच में मिलता है, 70 to 90 ppm, प्लस माइनस करना है आपको 5-7, दैट इज फॉर कार्बन sp, कार्बन कार्बन ट्रिपल। ये 5 वैल्यूज आपको याद हो गई है, तो आपका पूरा, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको और उसमें थीम में जाना है तो कार्बन 13 रहेगा तो ये मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन रहा तो ये मिलेगा। हाँ ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। यस। अब आप बोलेंगे कि कार्बन कार्बन 13, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये अलग है और ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, याद रखिए। ओके, ये नाइट्राइल और कार्बोनिल ऑलमोस्ट सेम रेंज में आते हैं। यस, ये जो है ना नाइट्राइल्स और कार्बोनिल, ये आपको थोड़ा ऐड करना है, देख लीजिए। अगर नाइट्राइल रहता है, यानी ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके फार्मूले में नाइट्रोजन रहा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये आईआर में कंफर्म हो जाता है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आईआर में कंफर्म होता है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। आईआर में देता है अराउंड 2300 पास में आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पीक मिलता है आईआर में, दैट इज व्हाट कंफर्म दैट साइनाइड इज प्रेजेंट। ओके, तो साइनाइड, यस 1700 के अबव में देता है ना नाइट्रोजन आईआर में?
नहीं, आपको याद करना पड़ेगा वैल्यूज। 1700 के रेंज में तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी मिलती है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात हुई, जो मैंने हाईलाइट किया ना, दिख रहा है हाईलाइटेड पार्ट, यस ये वाला जो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इसकी बात हो रही है। ये कहाँ देगा आयर में, ये देगा अराउंड 2250। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप देखिए बिल्कुल वैसा ही है जो हमने डिस्कस किया है। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इसको देखते हो 1-2 मिनट में पढ़ लीजिए इसको आप, ताकि ये आप बाद में भी जब रिकॉर्डिंग में भी रहेगा 2 मिनट हम रुकेंगे इसको देखने के लिए, देख लीजिए आप। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उसने आपको एक कंपाउंड का, और वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोरिलेशन चार्ट इज डिवाइडेड टू 4 सेक्शन। अब हमने कितने सेक्शन में डिवाइड किया इसको बोलो, यस कितने में डिवाइड किया हमने, 5 में। इसमें 4 में किया है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट रीड आउट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 डिस्कस कर दिया है, तो मैं इसको ऐसा छोड़ देता हूँ, ताकि आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हमने 5 में डिवाइड किया है, तो आप अगर 4 में फिर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको रहने दीजिए। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस, ओके। लेकिन हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला। इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन एनएमआर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, देखिए। इन प्रोटॉन एनएमआर या एच एनएमआर, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन केमिकल शिफ्ट डिमिनिशेस विद द डिस्टेंस। यानी कि प्रोटॉन एनएमआर में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो जो पहला कार्बन है उस पर ब्रोमीन का ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उससे कम इफेक्ट होगा सेकंड कार्बन पे के प्रोटॉन पे, उससे कम इफेक्ट होगा थर्ड कार्बन के प्रोटॉन पे, और इस तरह एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन में, यहाँ पर आपको अल्कोहलिक एग्जाम्पल दिया, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये है 1, इसे कहते हैं अल्फा हेक्सेनॉल, या 1 हेक्सेन वनोल, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, इसे कहते हैं हेक्सेन वनोल। तो इसमें देखिए क्या है ये, कि हेक्सेन वनोल में पहला कार्बन जो है वो मोर डी शील्डेड होता है कंपेयर टू सेकंड, विच इज मोर शील्डेड देन थर्ड एज सो, राइट। लेकिन कार्बन 13 में थोड़ा डेविएशन होता है, ये हमको समझना है। इन कार्बन 13 में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, ये तो सेम लाइक प्रोटॉन एनएमआर करता ही है, लेकिन क्या ये अल्फा और बीटा कार्बन को बहुत डाउनफील्ड में लेके जाता है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल, अल्फा कार्बन 61.9 ppm है, बीटा कार्बन 32.8 ppm है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, लेकिन जो गैमा कार्बन है, दिख रहा है आपको गैमा कार्बन, तो गैमा कार्बन कहाँ चले गया, 25 पे चलेगा, 25.8, यानी कम हो गया। तो ये एक्सपेक्टेड था कि डेल्टा कार्बन और कम होना, जिस तरह ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, यस, ये डेल्टा कार्बन गैमा 25 हो गया, इससे बराबर यहाँ तक तो सही आ रहा है। तो ये 25 से कम होना चाहिए था, लेकिन ये 25 से ज्यादा है, लेकिन बीटा से कम है, गैमा से ज्यादा है, जबकि कम होना चाहिए था, यही रूल था, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको याद रखना है कि कार्बन 13 में, याद रखना है, इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं। कार्बन 13 में जो गैमा कार्बन है उसकी वैल्यू जो है, याद रखो, कार्बन 13 में गैमा कार्बन की जो वैल्यू है, ओके, वो वैल्यू अब फील्ड में जाती है, हमेशा लोअर वैल्यू हो जाती है कंपेयर टू डेल्टा, कंपेयर टू डेल्टा कार्बन। यानी अगर हमको जो असेंडिंग ऑर्डर ये होना चाहिए था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, कि 61.9 है, उससे कम ये है, उससे कम ये हो गई 25, लेकिन होना क्या चाहिए था, 25 से कम नेक्स्ट आना था, यानी ये 25 या 24 30 वैसा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि थर्ड कार्बन जो है उसकी बीटा से तो कम हुई गैमा कार्बन की, लेकिन गैमा की डेल्टा से क्या हुई, या ऐसा बोलेंगे इसको, डेल्टा की बढ़ जाती है गैमा से, या वाइस वर्सा, ऐसा समझेंगे। गैमा कार्बन की जो वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू, प्रोटॉन गैमा कार्बन की, नॉट प्रोटॉन, वो वैल्यू क्या होती है, अब फील्ड में चला जाता है वो, ओके, बहुत बहुत शील्डेड हो जाता है। उसका रीजन क्या है, ये देखिए, द शिफ्ट फॉर कार्बन 3 दैट इज अ गैमा प्रोटॉन
seems quite at odds with the expected effect of electronegative substituent. This anomaly points up the need to consult detailed correlation table for carbon-13 chemical shift. Such table appears in appendix 7 and are discussed in the next section. उसका नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कशन आएगा कि वाई गैमा कार्बन जो है ये शील्डेड हो जाता है कंपेयर टू डेल्टा कार्बन. विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट इनकमिंग पॉइंट. ओके, ये और टेबल दिया है तुम लोगों को. ये देखिए वही टेबल है. बार बार आपको टेबल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप लोगों को कार्बन 13 की पूरी वैल्यूज का आइडिया आ जाए. ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा ये पॉइंट. ओके, सो